वेलकम एवरीवन। अपनी आज की इस वीडियो में हम लागत यानी कि कॉस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट के कौन कौन से वेरियस कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, ठीक है, उन सबको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वर्ड बहुत सुना हुआ होगा आप लोगों का और हो सकता है आपने कई बार यूज़ भी किया हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप या कोई भी मार्केट जाता है तो शॉपकीपर से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको पूछना है तो कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है। लेकिन दोनों टाइप के लोगों का जो मीनिंग है पूछने का वो यही होता है कि भाई उन्हें वो वस्तु चाहिए तो वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि ये वस्तु उन्हें कितने में पड़ेगी। दोनों सेम सेंस में उसको यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं कॉस्ट और प्राइस से सेम मीनिंग नहीं होता। इन इकोनॉमिक वे कॉस्ट का अलग मीनिंग है, प्राइस का अलग मीनिंग है। कॉस्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है ये आज आपको पता चलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कॉस्ट है क्या। फिर कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्शन में जितना भी खर्चा आता है वो उसकी कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट को आप डायरेक्टली खर्चे से रिलेट कर सकते हो, यानी एक्सपेंस। कॉस्ट मतलब खर्चा, लागत मतलब खर्चा। कोई भी प्रोडक्ट है उसको कम्प्लीटली रेडी होने में रॉ मटेरियल लगाया, बहुत सारे उस पर एडिशनल आपके खर्चे लगे, ठीक है, लाइक लेबर लगा होगा और मशीनरी यूज़ किया होगा और इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा और भी बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, तब जाके एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी खर्चा आया वो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन प्राइस क्या है भाई फिर? तो बेसिकली अब प्राइस क्या है, देखो कॉस्ट जो हो गया आपका, अब मैं इस बात को इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ में वो बन के रेडी है, बिल्कुल परफेक्टली रेडी, ठीक है। लेकिन मार्केट में जब आप जाओगे उस प्रोडक्ट को लेने में और आपको पता चला, आपने पूछा भाई इसका क्या कीमत है, उसने बोला भाई 150 रुपीज़। ओके, रेडी कितने में हुआ भाई? 100 में रेडी हो गया, लेकिन आपको वो मिलेगा 150 में। भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया कितने रुपीज़ का? भाई 50 रुपीज़ का जो ये डिफरेंस है ये क्या है? ये है प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या बेसिक सा मीनिंग हो गया भाई, कॉस्ट होती है जितना उस वस्तु में खर्चा आया। प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा जोड़ने के बाद में जो वस्तु वो कस्टमर को पड़ेगी वो है आपका प्राइस। तो प्राइस में आपका प्रॉफिट इंक्लूड होता है। ओके, तो आप क्या कह सकते हो भाई, कॉस्ट जो है, कॉस्ट है क्या? प्राइस में से प्रॉफिट का हिस्सा हटा दो वो कॉस्ट है। या फिर प्राइस क्या है भाई? कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने के बाद में जो निकल के आता है वो आपका प्राइस होता है। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया ना, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है। जो लिखा हुआ है इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, अब आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में किए जाते हैं। यानी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो किसी वस्तु को उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के रूप में किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस की बात हुई है, अब कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगते हैं, कॉस्ट को इफ़ेक्ट करते हैं और कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, देख लेते हैं। उत्पादन व्यय के अंतर्गत निम्नलिखित मदों को सम्मिलित किया जाता है। पहला पॉइंट है उत्पादन के विभिन्न साधनों को दिया जाने वाला पुरस्कार। जैसे कि मैंने आपको बीच में बताया भी था कि कोई भी प्रोडक्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, विभिन्न साधन लाइक रॉ मटेरियल वगैरह। विभिन्न साधन से यहाँ पे क्या मतलब, विभिन्न साधन आपको पता है कौन कौन से साधन यूज़ होते हैं। आपका लैंड है, लेबर है एंड कैपिटल है, ये आपके बेसिक से कॉमन हैं फैक्टर्स जो लगते ही लगते हैं, ठीक है। उनको दिया जाने वाला पुरस्कार यानी उन पे जो खर्चा होगा वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होगा। लाइक लैंड आप यूज़ कर रहे हो, आपका नहीं है, किसी और का ले रखा है तो रेंट देना पड़ेगा, वो रेंट आपका खर्चा है। प्रोडक्ट में जो खर्चा आएगा उसमें एक पार्ट आपका उस रेंट का भी इंक्लूड होगा, है कि नहीं। इसके बाद में लेबर की बात कर लेते हैं। तो देखो जो मज़दूर काम करे आप उसको मज़दूरी दोगे कि नहीं दोगे? वो मज़दूरी आप खर्चा है आपका, वो भी आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है यानी खर्चा है उसमें इंक्लूड होगा, है कि नहीं। इसके बाद में आप अगर कैपिटल यूज़ करें तो भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पे आते हैं,
परिवहन व्यय बीमा एवं कर, मशीन, विज्ञापन, कच्चा माल आदि पर किया गया व्यय, ये सब आपको क्लियर होगा। वैसे आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आप मशीनरी भी लगी होती हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज देने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हो, और कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल तो लाना ही पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो रॉ मटेरियल कहीं से मंगाओगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी आपको रखनी पड़ती है, तो ट्रांसपोर्ट में भी एक्सपेंस होता है। आप इंश्योरेंस भी करा के रखते हो आप रिस्क कवर के लिए, ठीक है, टैक्स भी पे करते हो, सारे एक्सपेंस आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए खर्चा कर रहे हो तो उसका कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ओके, थर्ड है आपका डेप्रिसिएशन, हिरास यानी डेप्रिसिएशन और अप्रचलन की बात हो रही है तो भाई हाँ, डेप्रिसिएशन भी आपकी कॉस्ट को इफेक्ट करता है। डेप होता क्या है, आपने जो भी मशीन लगा रखी है, जो भी आपकी असेट्स हैं वो यूज़ करते करते उसमें एक घिसावट आ जाती है, दैट मीन्स उसका प्राइस कम हो जाता है। आपकी असेट्स का प्राइस कम होना आपके लिए तो नुकसान है, नुकसान दैट मीन्स एक खर्चा ही तो मानते हैं इसको, तो ये एक खर्चा है। कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट के खर्चे में ये इंक्लूड होगा कि नहीं, इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, तो इनको भी इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से देखो यहाँ पे मैंने कुछ ही चीज़ें इंक्लूड की हैं, आपको पता है और भी बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आपको मीनिंग क्लियर तो अपनी तरफ से भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है प्रोडक्शन में, वाटर भी यूज़ हो सकता है, और देखो टाइम की भी एक वैल्यू होती है, तो टाइम भी एक आपका पार्ट है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड करने के लिए। तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें से कुछ आपको यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको जो माइंड में आप उसको बढ़ा भी सकते हो अपनी तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको कॉस्ट का मीनिंग क्लियर है, कॉस्ट एंड प्राइस में डिफरेंस क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है अब आपका लागत या उत्पादन लागत। लागत को ही उत्पादन लागत बोलते हैं। आपको पता है ये लागत मतलब प्रोडक्शन में, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो एक्सपेंस हुआ है वो, तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी तो बोल सकते हो, हाँ कि ना, तो इसी को ये बोलते हैं। और दूसरी बात, कई बार ये पूछा जाता है, लागत के भेद ना करके पूछ लेता है क्वेश्चन में कि विभिन्न लागत अवधारणाएं बताइए, तो इसी को आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, विभिन्न लागत अवधारणाएं। ओके, इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या फिर डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट, जिसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी आप बोल सकते हो। देखो मॉनेटरी कॉस्ट, इसमें मनी जैसा साउंड आ रहा है ना, मनी जैसा साउंड, दैट मीन्स वो सारे एक्सपेंस जिसमें आपको मुद्रा यानी कि मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, वो आपकी मॉनेटरी कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में विभिन्न उत्पत्ति के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी आदि के प्रयोग के लिए उत्पादक जो मुद्रा व्यय करता है, यानी जो उसको एक्सपेंस करना पड़ता है, वो उस प्रोडक्शन की मौद्रिक यानी मॉनेटरी कॉस्ट होगी या इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके भी देखिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, यानी इसके भी 3 प्रमुख अवयव हैं मॉनेटरी कॉस्ट के भी। इसको देख लेते हैं, आपको दिख गया यहाँ पे मॉनेटरी जो कॉस्ट होती है आपकी, उसके 3 प्रमुख अवयव हैं, जिसमें पहला है आपका स्पष्ट लागत यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट है क्या, देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अगर आप अपने प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें खर्चा करना पड़ता है, और वो खर्चा आप किसी बाहरी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो यानी किसी आउटसाइडर्स को पे कर रहे हो, तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होगा, ठीक है। जैसे इन लागतों में केवल ऐसे व्ययों को ही सम्मिलित किया जाता है उत्पादक द्वारा नगद रूप में भुगतान किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी नगद रूप में कर रहे हो और आउटसाइडर को कर रहे हो, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी, ठीक है। जैसे कच्चे माल की लागत, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो बाहरी व्यक्ति को कैश में, उधार आपने कैपिटल ले रखी है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, विज्ञापन पे व्यय कर रहे हो, बीमा व्यय, प्रबंध और विक्रय पर किए गए व्यय आदि, ठीक है। तो ये सारे क्या है, अगर आप आउटसाइडर को पे करते हो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट होगा। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, चलिए। सेकंड पॉइंट है आपका अस्पष्ट लागत यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब भाई इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है,
अस्पष्ट लागतें उत्पत्ति के उन साधनों के मूल्य को कहते हैं जिनके स्वामी स्वयं उत्पादक होते हैं। इन्हें क्रय करने के लिए उसे प्रत्यक्ष रूप से कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, जैसे स्वयं की भूमि, इमारत, पूंजी, स्वयं का प्रबंधक के रूप में कार्य करना लेकिन वेतन ना लेना। अब इससे क्या मतलब है, देखिए आपने अभी पढ़ा एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आप जो भी खर्चा कर रहे हो अपने प्रोडक्ट के लिए, वो आप खर्चा किसी बाहर से दूसरे सोर्स से आप मटेरियल ला रहे हो, बाहरी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो, आपकी तरफ से खर्चा हो रहा है, वो आपका एक्सप्लिसिट है। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या है, आपका खुद का लैंड है, मान लो आपको लैंड की ज़रूरत थी मैन्युफैक्चर के लिए, आपको किसी बाहरी व्यक्ति से लैंड नहीं लेना पड़ा, आपके पास खुद की ज़मीन है और आप उसी को यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्शन के कार्य में, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर बाहर से लेते तो रेंट पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपको खुद की लैंड होने के लिए आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा, आपका वो रेंट बच रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं मानेंगे वो रेंट बच रहा है तो आपका फ़ायदे में चल रहे हो आप। अगर यहाँ पे ये माना जाता है कि अगर आपकी लैंड नहीं होती तो आप किसी और से हायर करते, किसी और को पेमेंट करते, तब तो वो खर्चा होता कि नहीं। तो यहाँ पे आप एस्टिमेटेड एक्सपेंस एज्यूम कर लेते हो कि मुझे इतना करना पड़ जाता अगर मेरे खुद का नहीं होता ये, तो ये भी आप मानोगे अपने लिए खर्चे का पार्ट, ठीक है। बेशक आपको डायरेक्टली पे नहीं करना पड़ रहा। और क्यों मानते हैं भाई, आप ये सोचोगे अगर मैं अपनी लैंड को अपने लिए यूज़ नहीं करता, कहीं और इसको इन्वेस्ट करता या किसी और व्यक्ति को दे देता और हायर पे मैंने उसको दे दिया, तो मुझे तो मिलता ना उसका कुछ प्रॉफिट में अर्न करता, मुझे किराया मिलता तब। अब वो तो मुझे नहीं मिल पा रहा, तो उसकी कुछ तो वैल्यू होगी ना। तो यहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट में अपनी ही लैंड का यूज़ कर रहे हो तो ये नहीं मानोगे कि आपकी तरफ से कुछ भी नहीं जा रहा, वो भी एक खर्चा है। तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है, यहाँ पे आपका डायरेक्टली कोई आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, मूल्य नहीं चुका रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको चुकाना पड़ता तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। आप अपनी तरफ से मानोगे जितना भी आपका चल रहा है कि आपको जितना पे करना पड़ता है और वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दोगे, ठीक है। तो ये अब आपको एग्जाम्पल क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट है आपका सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? सामान्य लाभ साहसी अथवा उद्यमी को किसी उद्योग विशेष में बनाए रखने की न्यूनतम लागत है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना, ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। कोई भी व्यक्ति अपना अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है उसने, तो उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो कुछ भी बचा नहीं पा रहा है तो उसको वो बिज़नेस चलाने का क्या, उसे बंद कर देना चाहिए। फ़ायदा क्या है, क्यों उसने स्टार्ट किया? तो वो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट का मार्जिन अपने पास रखेगा कि मुझे मिनिमम इतना तो चाहिए, अपने लिए सेविंग करनी है मुझे इतना, ताकि मैं अपने बिज़नेस को रन कर सकूं, है कि नहीं। तो ये वो मिनिमम अमाउंट है जो उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो कंप्लीट एक कॉस्ट मानी जाती है कोई भी प्रोडक्ट जो बनके तैयार होता है, ठीक है। अब इसको मैं अभी आपको क्लियर नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आपने अपना बिज़नेस शुरू किया, उससे पहले आप कहीं वर्किंग थे और वहाँ पे 40,000 पर मंथ की आपको सैलरी मिल रही थी। आपने वो 40,000 पर मंथ की सैलरी वाली जॉब छोड़ के अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया। ओके, अगर आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट किए हो और उसमें अगर आप वो 40,000 पर मंथ नहीं कमा पा रहे हो, ठीक है, तो क्या ज़रूरत थी आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का? कोई भी व्यक्ति को सोचता है तो ये सोचता है मेरे को पहले से ज़्यादा उसमें अर्निंग हो जाए, तो ही मैंने स्टार्ट किया। अगर उसको वो 40,000, कम से कम उसको 40,000 तो बचना चाहिए ना, जिससे उसका ये डिसीज़न फुलफिल रहे कि हाँ मैंने जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस किया, आगे और ग्रो होता रहेगा। लेकिन मिनिमम 40,000 जो वो पहले छोड़ के आया, जो ऑलरेडी वो अर्न कर रहा था, जितनी उसकी कैपेसिटी इस टाइम थी, उतना तो कम से कम उसको चाहिए अपने नए बिज़नेस से, है कि नहीं। तो वो जो मिनिमम अमाउंट है, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रॉफिट और न्यूनतम लागत की बात हो रही है, यहाँ पे
उसी से बात हो रही है, वो 40,000 कम से कम उसको अर्न होने चाहिए अपने बिजनेस से, ठीक है। तो अपने प्रोडक्शन कॉस्ट में वो 40,000 का प्रॉफिट अपनी तरफ से ऐड करने के बाद में अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिसाइड करेगा। आई होप आपको क्लियर है। तो इकोनॉमिक वे में ये जो आपका मॉनेटरी कॉस्ट है यानी इकोनॉमिक कॉस्ट है वो क्या हुआ, आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, मौद्रिक लागत यानी कि मॉनेटरी कॉस्ट या इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल टू बराबर होती है भाई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये भी एक एस्टीमेट वैल्यू होती है कि मुझे मिनिमम इतना चाहिए, इसलिए बहुत सारे लोग ना इम्प्लिसिट कॉस्ट में ही इसको इंक्लूड कर देते हैं, अलग से शो नहीं करते हैं। तो फिर इसके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग से इसको डिफाइन कर दिया है, आप इसको 3 पार्ट्स में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए फिर आगे देखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है आपका कॉस्ट का, सेकंड पॉइंट है आपका रियल कॉस्ट, ठीक है। वास्तविक लागत क्या होती है भाई, किसी वस्तु की वास्तविक लागत कष्ट या त्याग की वो मात्रा है जो वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादनकर्ता को उठानी पड़ती है, जैसे श्रमिकों को परिश्रम करना पड़ता है, पूंजी के संचय के लिए पूंजीपति को उपभोग का त्याग करना पड़ता है और प्रतीक्षा भी करनी पड़ती है आदि। आपको समझ में आया कुछ? अभी नहीं आया ना? चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सबसे पहली बात, ये जो वास्तविक लागत है ना, रियल कॉस्ट, इसके बारे में जो प्रोफेसर मार्शल, काफ़ी सुना हुआ नाम होगा आपका, प्रोफेसर मार्शल ने बोला था इसके बारे में कि रियल कॉस्ट के बेस पर होना चाहिए भाई किसी भी कॉस्ट का। हम नहीं मानते कि मॉनेटरी कॉस्ट ही नेसेसरी है। रियल कॉस्ट में उन्होंने किस चीज़ को और ऐड कर दिया, उन्होंने बोला कि भाई हर एक प्रोडक्ट में हर कोई मेहनत करता है, चलो ठीक है, आप इम्प्लिसिट कॉस्ट जो डायरेक्ट खर्चे हो रहे हैं उसके बेस पे हम कॉस्ट डिसाइड हो रही है या इम्प्लिसिट कॉस्ट को पार्ट मान रहे हो, लेकिन हमारी जो भी व्यक्ति है जो भी प्रोडक्शन कर रहा है भाई उसका कुछ फिज़िकली सफ़र भी करता है वो अपने बिजनेस में। जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो वो मेंटली प्रेशर होता है एक बंदे पे, क्या उसकी कोई कीमत नहीं है? यानी कि फिज़िकली सफ़र भी कोई व्यक्ति करता है तो उसकी भी एक्सपेंस ऐड होना चाहिए। लाइक कोई भी बंदा है, देखो प्रोडक्शन में बहुत मेंटली प्रेशर भी लेना पड़ता है और डिप्रेशन, टेंशन भी होती है, ठीक है। और आपका डिस्कम्फर्ट, एक स्टेज आ जाती है जब डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, स्ट्रेस लेता है, तो इन सब को भी उन्होंने पार्ट माना है। तो किसी वस्तु की वास्तविक लागत कष्ट या त्याग की मात्रा, यानी कि उन्होंने बोला कि जिस वस्तु के प्रोडक्शन में जितना ज़्यादा कोई कष्ट हो रहा है किसी व्यक्ति को, जितना ज़्यादा वो त्याग कर रहा है अपने कंफर्ट का, उसके बेस पे भी उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए, उसके बेस पे आपका जो कॉस्ट है वो भी इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से मतलब है। तो आगे देखते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत की मान्यता ये है कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की वास्तविक लागत इसमें क्या ऐड किया, वस्तु के उत्पादन में लगे कुल कष्ट और त्याग के द्वारा होगा, मार्शल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल है, यदि ए वस्तु के उत्पादन में बी वस्तु की तुलना में 5 गुना कष्ट और त्याग होता है, मान लो कोई वस्तु है ए, उसका प्रोडक्शन में बी वस्तु की तुलना में 5 गुना कष्ट लग रहा है। ए के प्रोडक्शन में, मान लो बी का प्रोडक्शन में जितना भी आपने सफ़र किया या जितना भी आपने स्ट्रेस लिया उससे ज़्यादा ए के प्रोडक्शन में आप मेहनत कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो और ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम है, ठीक है। मेहनत इसमें ज़्यादा लग रही है, कितनी, बी से 5 गुनी, तो ए वस्तु की कीमत भी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इस पर ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ रहा है कि नहीं। तो ए वस्तु की कीमत बी से 5 गुनी होगी। तो यहाँ पे इस बेस पे डिसाइड किया जाता है। ये है आपका रियल कॉस्ट का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है अवसर लागत, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये क्या होता है? अवसर लागत की अवधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं और प्रत्येक साधन के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं।
यानी कि साधन जो हैं हमारे पास सीमित हैं और उन साधनों का हम किस तरह से यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हम कई तरह से वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। जब किसी विशेष साधन को एक विशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह साधन किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने के अवसर खो देता है, क्योंकि वो पहले ही यूज़ हो चुका है। इस प्रकार वह लागत जो उत्पादन के एक विशेष साधन को उसके वर्तमान प्रयोग में बने रहने के लिए प्रेरित करती है, अवसर लागत कहलाती है। यानी कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वो मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। ये थ्योरी अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी, एग्जाम्पल से क्लियर होगी। मैं एग्जाम्पल देखिए नीचे रीड कर रही हूँ, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। यदि एक किसान दी हुई भूमि और साधनों के माध्यम से, यानी कि एक किसान के पास में लिमिटेड लैंड है और लिमिटेड उसके पास इक्विपमेंट्स हैं और उनका यूज़ करके वो 15 कुंटल गेहूँ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसी लैंड और उन्हीं सीमित साधनों से अगर वो बाजरे का प्रोडक्शन करे ना तो वो 15 की जगह 20 कुंटल बाजरा प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या चूज़ किया, उसने गेहूं को चूज़ किया और 15 कुंटल गेहूं उसने प्रोड्यूस किया। तो 15 कुंटल गेहूं के लिए उसने 20 कुंटल बाजरे जिसको वो प्रोड्यूस कर सकता था उसका त्याग करना पड़ा। तो यहाँ पर 15 कुंटल गेहूं की अवसर लागत 20 कुंटल बाजरा होगी। ठीक है, क्योंकि 15 कुंटल गेहूं के लिए किसान ने 20 कुंटल बाजरे की मात्रा का त्याग किया। अब इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल दूं। अभी जॉब वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आप 40,000, आपको 2 जॉब के ऑफ़र मिले कहीं से। एक आप पहले से 40,000 रुपये में कहीं वर्किंग हैं, दूसरी जगह से आपको ऑफ़र आया कि हम आपको 50,000 पर मंथ की सैलरी देंगे। ठीक है, और फिर आप जहाँ वर्किंग हैं उसके बावजूद आपके पास एक ऑफ़र आया हो, एक और कहीं से आपको ऑफ़र आ गया, उन्होंने ऑफ़र किया भाई हम आपको 60,000 पर मंथ सैलरी का ऑफ़र देते हैं। तो अब आप किसको चूज़ करोगे, 60,000 को या 50,000 को? देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। मान लो 60,000 वाली जो जॉब है उसके लिए आपको डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, हो सकता है दूसरी सिटी में जाना पड़े, अप डाउन करना पड़े और आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा उस कंडीशन में। और दूसरी बात है कि आपको एक्स्ट्रा सफ़र भी करना पड़ेगा, शायद आप अपनी फैमिली को भी कम टाइम दे पाएँ। तो आप बहुत सारे पॉइंट को सोचोगे, लेकिन जो 50,000 वाला ऑफ़र मिला है हो सकता है वो आपके लिए सूटेबल हो, आपके घर के काफ़ी पास हो और आपको उसके लिए ज़्यादा सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े। तो आप क्या है, आप 50 वाले को चूज़ कर लेते हो, 60 की जगह 50 वाला। क्यों? बाकी सारे फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं है 60 वाली कंडीशन में, लेकिन 50 वाली में आपको लग रहा है कि सब फेवर कंडीशंस चल रही हैं। कोई बात नहीं, मुझे 10,000 का सेक्रीफाइस ही तो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कंफर्ट जोन है 50,000 वाली के साथ में, तो 50 वाली जॉब के साथ में स्विच करना पसंद करोगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो सेक्रीफाइस है वो 10,000 का सेक्रीफाइस आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। ओके, आई होप आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। ये कुल लागत का वो अंश है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है, घट जाने से घटता है। देखिए वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है परिवर्तन, यानी कि प्रोडक्शन लेवल में चेंज होता है तो इसका भी प्राइस, अगर प्रोडक्शन आपका बढ़ गया है, यूनिट्स आप बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ जाएगा खर्चा, और अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट कम हो रहा है तो ये खर्चा भी कम हो जाएगा। तो ये वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। कच्ची सामग्री का मूल्य, अगर आप रॉ मटेरियल कम ला रहे हो तो ये भी कम होगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा ला रहे हो तो ये भी ज़्यादा होगा। श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन पर व्यय, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत, दैट मीन्स फिक्स है ये, चाहे आप उत्पादन कम करो, ज़्यादा करो, बिल्कुल ना करो, ये होना ही होना है। लाइक मान लो आपने कोई शॉप ले रखी है, वो रेंट पर है, आप अपनी शॉप पे जो भी प्रोडक्शन करते हो, किसी महीने आपने कम प्रोडक्शन किया तो भी आपका रेंट फिक्स है, 15,000 देना है तो देना है, ज़्यादा किया तभी भी 15 देना है। अगर आपने प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं किया तभी भी आपको वो 15,000 रेंट तो देना ही है, लैंडलॉर्ड को तो अपने रेंट से मतलब है। तो कुछ इसी तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, जो आपको देने ही देने होते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं आपको
ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वैसे हमेशा फिक्स्ड ही रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट और प्रोडक्शन के साथ में ना तो बढ़ती है ना घटती है, लेकिन ये शॉर्ट रन में पॉसिबल होता है। अगर आपका लॉन्ग रन की कंडीशन है तो वहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में भी चेंजेस पॉसिबल होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट, कुल लागत। तो कुल लागत से आशय किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले कुल व्यय से होता है। और कुल व्यय में भाई दोनों ही टाइप की आ गए आपके एक्सपेंस, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को कंबाइन करके आपका टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका औसत लागत या इकाई लागत। औसत यानी कि एवरेज। आपको एवरेज तो पता ही होगा, एवरेज क्या होता है, पर यूनिट का प्राइस निकालना। और वो कैसे निकलता है, जितनी भी आपका टोटल कॉस्ट है उसमें यूनिट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत या इकाई लागत बोलते हैं। और एवरेज अगर किसी का भी निकालना है तो उसका टोटल पार्ट ले लेते हैं डिवाइडेड बाय आउटपुट यानी यूनिट्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे। सीमांत लागत यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या है, किसी वस्तु की एक से अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मान लो आपने 100 यूनिट बना रहे हो, ठीक है, उसमें जो कॉस्ट आई वो अलग रख लीजिए। आपने 101 कर दी यूनिट, तो 1 यूनिट बढ़ने पर आपकी कॉस्ट में कितना वृद्धि हो गई। तो एक तरह से मार्जिनल कॉस्ट ना वेरिएबल ही होता है। ठीक है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के नाम से आएगा, आप इस तरह से इसको डिस्क्राइब करेंगे कि 1 यूनिट बढ़ाने पर जो आपका खर्चा बढ़ता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, टोटल कॉस्ट n, यानी कि अगर आप 10 यूनिट बना रहे हो तो क्या है, अब 10 यूनिट बना रहे हो और पहले आप बना रहे थे टोटल कॉस्ट, एक कम कर दो 10 - 1 9 यूनिट, तो 10 और 9 यूनिट का डिफरेंस इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, इस एग्जांपल से और समझ लीजिए इसको। एक उत्पादक 5 इकाइयों का उत्पादन करता है और कुल लागत उसकी 1020 रुपये आती है। यदि 6 इकाइयों का उत्पादन किया जाए, देखो 5 से यूनिट बढ़ के हो गई 6, तब उसकी लागत भी बढ़ गई, इतने से हो गई इतना, 1020 से 1030, तो सीमांत लागत होगी। वैसे आप क्लियरली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कितनी बढ़ गई, भाई 10 रुपये तो बढ़ गई, 10 रुपये है। ठीक है, लेकिन इसको अगर फॉर्मूले में रख के दिखाओगे तो देखिए आपका टोटल कॉस्ट 5 यूनिट का था 1020, 6 यूनिट का हो गया इतना। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एक बढ़ने से जो इफेक्ट पड़ा, तो टोटल कॉस्ट आपका 6 यूनिट में से माइनस कर दीजिए टोटल कॉस्ट 5 यूनिट का, देन आपको मिल जाएगा आपका कितना मार्जिनल कॉस्ट है। आई होप आपको क्लियर हैं सारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉस्ट का मीनिंग भी। नेक्स्ट वीडियो में हम लागत, ये जो आपकी कॉस्ट हैं उसके मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट, इन सब का वहाँ पे यूज़ होता है। तो उससे पहले ज़रूरी था इन सबको आपको डिटेल में समझना, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।